स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए। अन्य राज्यों ने अपने लिए कानून बनाए तब कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन झारखंड के लोग जब अपने अधिकार की मांग करते हैं तो ये विवाद क्यों आता है कि पूरा भारत है कि पूरे भारत का जिम्मा। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। जेएमएम स्थापना दिवस के मौके पर धनबाद के उस मंच से जब सीएम हेमंत सोरेन ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को चेताया ना कि 75% आपको स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होगी, वरना स्थानीय लोग खुद जाएं, अपना अधिकार ले, अपना हक ले और कब्जा करें उन कंपनियों पर। उसके बाद से मजदूर वर्ग में तो खुशी है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि ये क्या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर वास्तव में हेमंत सोरेन चाहते हैं कि 75% स्थानीय लोगों को मौका मिले। आपको बता दें कि स्थानीय नीति नियोजन नीति का फॉर्मूला हमेशा से ज्यादातर जेल केम उठाता रहा है। जेल केम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, हमेशा से वो ये आवाज उठाते रहते हैं कि भाई 60-40 नहीं चलेगा, यहाँ पर कम से कम आपको 75% स्थानीय लोगों को, झारखंड के लोगों को मौका देना होगा इन कंपनियों में, और तब जाकर कोई बात बनेगी। लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ कहिए या हेमंत सोरेन के उस बयान के बाद यहाँ पर जेल केम सुप्रीमो ने एक पोस्ट डाला फेसबुक पर। लंबा चौड़ा पोस्ट है, आइए एक नजर डाल लेते हैं क्या कहा है जयराम ने। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल धनबाद में आपके भाषण ने मुझे उद्वेलित कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनियां 75% स्थानीयों को नौकरी नहीं देती तो कब्जा कर ले। बस थोड़ा अफसोस है कि हम कार्यपालिका के लोग इतने कमजोर क्यों हैं। आम इंसान अगर अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता है तो आपकी पुलिस के उत्पीड़न का वो शिकार होता है। पुलिस या जुलूस की जानकारी आपसे छुपी हुई नहीं है, पिटाई भी होती है। झारखंड आंदोलन में खुद मेरा परिवार इस जुल्म का शिकार हो चुका है। थाने में मामला दर्ज होता है, कोर्ट कचहरी में उलझा दिया जाता है। पुलिस किसी भी लड़ाई में आदिवासी और मूलवासियों का सहयोग नहीं करती है। आपकी अपनी सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी का प्रावधान किया है। इस निर्णय के खिलाफ झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने अपना काम कर दिया। सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी, जो अमूमन हमारे अधिकार से संबंधित हर मामलों में होता है। महोदय, आप हमारे अगुवा है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन तीनों संस्थाओं को खदेड़िए ना झारखंड से। पहले उनको बुलाया जाए, समझाया जाए, नहीं माने तो आप हम सब मिलकर खदेड़ कर भगाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर जयराम ने एक साथ में कई पॉइंट उठाए हैं, जहां उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर जो 75% की बात रखी है हेमंत सोरेन ने, उसका स्वागत भी किया है। साथ में ये भी कहा है कि भाई आपने कह तो दिया कि कब्जा कर लो, लेकिन यहाँ पर पुलिस कैसे बर्बरता दिखाती है, इससे हम और आप अनभिज्ञ नहीं है। इसमें जयराम के परिवार भी पिस चुका है, ये भी वो कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 संगठनों का नाम लिया है और कहा है कि जब इन संगठनों में हमारी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 75% स्थानीय लोगों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर इसे खदेड़ दे। देखिए, खदेड़ देना शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। इससे एक चीज तो है कि कुर्मी समाज और मजदूर वर्ग दोनों खुश हो जाएगा कि भाई जयराम ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन झारखंड का बेटा खुद को कहते हैं। जब वो जीत कर आए थे तो सिर्फ कुर्मियों ने वोट नहीं दिया था, तमाम लोगों ने उन्हें वोट दिया था। तो कहिए कि झारखंड के बेटे को साथ तो मिलेगा यहाँ पर, कि वो यहाँ पर हेमंत सोरेन की बातों पर सहमति दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज और है कि हर चीज का विकल्प खदेड़ देना नहीं होता है। खदेड़ देने पर हम बात करेंगे। इसी टॉपिक पर अभी हम अपने वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी से बात करते हैं, जानते हैं कि ये पूरा जो माजरा सामने आया है, हेमंत सोरेन का क्या वर्जन रहा है, उस पर इनका पोस्ट क्या कहता है जयराम का, आइए एक नजर डालते हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी हैं। जोहार सर। जोहार
सर, कल आपने देखा होगा कि जेएमएम के स्थापना दिवस पर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक मंच से एक बात कही। आउटसोर्सिंग कंपनियों को उन्होंने चेताया है कि भाई 75% स्थानीय लोगों को मौका देना होगा। इससे झारखंड के लोगों में तो खुशी है, खासतौर पे जो मजदूर वर्ग है, लेकिन अब इसमें कई पार्टियों की एंट्री होने लगी है। बात करें जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसपे उन्होंने कहा है कि भाई क्यों नहीं हम ही लोग मिल के उन संगठनों को बाहर खदेड़ देते हैं जो इन सब चीजों को मान नहीं रही हैं, जो मजदूरों को 75% देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? निशा जी, ये दुर्भाग्यजनक है कि हेमंत की इस बात को इस तरह से लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। हेमंत ने अपने पार्टी कैडर्स की मीटिंग को, पार्टी काडर को इन्विगोरेट करने के लिए, पार्टी के जो लोग हैं उनमें उत्साह भरने के लिए ये बात जरूर कही है कि 75% उनको नियोजन मिले। लेकिन इसको लेके अगर किसी को भगाने की, हटाने की बात चल रही है, या जयराम भी अगर कह रहे हैं ऐसा, तो ये गलत इसलिए है कि इससे एक गलत मैसेज जाएगा समाज को। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में भी ये बात चल रही थी जब वाम मोर्चे की सरकार चल रही थी। वाम मोर्चे की सरकार में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा समूह को लाया बंगाल में, समझा बुझा के। वो नैनो कारखाना बनाने वाले थे, लेकिन ममता बनर्जी के आंदोलन की वजह से टाटा की नैनो कंपनी यहाँ नहीं रही, फिर वो उसको जाना पड़ा यहाँ से, और आज वो जमीन बंजर पड़ी हुई है, किसान बेचारे भूखों मर रहे हैं। तो किसी को भी भगाना या खदेड़ना, ये जो मानसिकता है, ये जो शब्दावली है, यही गंदी है। क्योंकि आज के जमाने में खुद आपके जो मुख्यमंत्री है हमारे हेमंत जी है, हेमंत जी खुद ही विदेशों में जा के निवेश लाने की बात कर रहे हैं। और वैसे में अगर कोई ये कहता हो कि किसी व्यावसायिक संगठन को यहाँ से भगा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए, तो ये गंदी बात है। ये जयराम भी नए विधायक हैं, जोश है उनमें, अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश खोना, शब्दों के साथ इस तरह का घालमेल हो, ये अच्छी बात नहीं है। सर, आपको कहाँ तक लगता है कि ये जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात है, तो जयराम तो शुरू से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। पहली बार मुझे जहाँ तक लगता है कि इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप किया है, और जब हस्तक्षेप किया है तो काफी दमदार कह सकते हैं आवाज में इन्होंने किया है। ये स्थानीय नियोजन एक बड़ी समस्या है पूरे हिंदुस्तान के लिए। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए। तो हर सरकार ये चाहती है कि जो लोकल लोग हों, माने किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी नौकरी में पहले लोकल लोगों को मौका दिया जाए। लेकिन लोकल लोग भी अगर अनस्किल्ड होंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई भी इन्वेस्टर है वो खोजता है स्किल्ड लेबर। यहाँ ये बड़ी चर्चा का विषय है। जब तक आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है, उसमें स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, बिजली चाहिए होती है, तब जाके कोई भी इंडस्ट्री कहीं किसी जगह पे स्थापित हो पाती है। तो स्किल्ड लेबर जब तक आप नहीं बनाओगे, जब तक शिक्षा व्यवस्था को उस तरह से दुरुस्त नहीं करोगे, अपने स्थानीय लोगों को आप उस तरह से स्किल्ड नहीं बना देते हो, तब तक 75% नियोजन की जो बात चल रही है वो केवल बात है। एक पॉलिटिकल हथियार तो बन सकता है, लेकिन उससे किसी इंडस्ट्री वाले को आप नहीं मरोड़ सकते हो। नतीजा ये होगा कि उस पर दबाव डालोगे, वो यहाँ से भागना शुरू करेगा। तो जो पहले आप स्किल तो बनाओ। बिल्कुल सर, दूसरी एक चीज ये थी कि कल जब ये बात हो रही थी नियोजन नीति और स्थानीय नीति की, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन ने मंच से एक बात और कहा था कि कंपनियों को ये लग रहा है कि 75% अगर स्थानीय लोगों को लेंगे तो यहाँ पर गुटबाजी शुरू हो जाएगी, मतलब यूनियन शुरू हो जाएगा। और ये बंगाल में भी देखने को मिला कि यूनियन के चक्कर में कई इंडस्ट्रीज बंद हैं आज भी। देखिए, गुटबाजी तो कहीं भी हो सकती है, उसमें स्थानीय लोग हों या बाहर के लोग हों। 25 से 30% लोग कहीं भी अगर एकजुट हो जाएंगे तो उसमें आंदोलन शुरू हो जाएगा, यूनियन बन जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये एक कॉर्डियल रिलेशन होता है। किसी कंपनी का स्थानीय लोगों के साथ, यूनियनों के साथ एक बहुत भाईचारा पूर्ण संबंध होता है। उन संबंधों के आधार पर ही कंपनी काम करती है। ये मैंने कहा ना कि ये बड़े कैनवस की बात है, इसमें कई चीजों को बहुत दिमाग में रख के तब चला जाता है। तो इसमें 75% या 60% लोकल हो या बाहर के लोग हों, ये बड़ी बात नहीं है। मैंने जो आपसे कहा कि पहले सबसे बड़ी बात है कि लोकल जो लोग हैं उनको कम से कम पहले स्किल्ड बनाया जाए, उनको उस काम लायक तो बनाया जाए। अब आपके पास वो विधा ही नहीं है कि आप लोकल लोगों को स्किल्ड बनाएं।
अब सिर्फ अगर आप लेबर क्लास के लोगों को ही आगे लेके आओगे, उसमें इंजीनियर्स नहीं आएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी के अपडेटेड जानकारी रखने वाले लोग अगर नहीं आएंगे, तो फिर कंपनियां कहाँ से लोगों को लेके आएगी? 75% लोग फिर कहाँ से आएंगे? फिर बाहर के लोग आएंगे। तो जब तक आप लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग की तो पहले व्यवस्था हो, उसके बाद आप लोगों को ले आइए। जयराम महतो के पोस्ट को देखा होगा, क्या लगता है आने वाले समय में कोई बड़ा उलगुलान होगा? उलगुलान की संभावना नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। जयराम जी में काफी ऊर्जावान है, युवाओं को लेके आगे बढ़ने की उनमें कोशिश, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, उसके लिए बहुत संघर्ष की जरूरत है। ये सही है कि उनकी जो सोच है, फिलहाल उनकी जो सोच है वो यूथ बेस्ड है, और वो चाहते भी है कि यहाँ एक मतलब इस तरह की एक सामाजिक क्रांति आए, लेकिन सामाजिक क्रांति लाने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और मुझे लगता है कि जयराम जी को भी कई चीजों का अध्ययन करके बहुत बारीकी से आगे बढ़ना होगा। सिर्फ नारों से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने, उनका भी यही कहना है कि किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री को लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, चाहे वो बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो, जितनी भी यहाँ पर कोयले से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने आउटसोर्सिंग दे रखी है। आउटसोर्सिंग कंपनियों को चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने इस राज्य के लोगों का इस्तेमाल करें। लेकिन अशोक पांडे ने एक बात कही, अशोक सर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई जब तक आपके जो मजदूर है वो स्किल्ड नहीं होंगे, उन्हें वो काम ही नहीं आता है, तो आप उन्हें कहां से काम दे पाएंगे? सामने वाला कहां से काम दे पाएगा? जरूरी है कि मजदूर वर्ग को भी कुछ सिखाया जाए, काम सिखाया जाए। आज के दौर में अत्याधुनिक मशीनों को चलाने आना चाहिए, कैसे उसका उपयोग करना है, कैसे उस काम को करना है, वो आना चाहिए, तब कंपनियां आपको लेंगी। वरना ये तो सच्चाई है कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि 25-30% से ज्यादा हम स्थानीय लोगों को ले, क्योंकि वहां पर यूनियन इकट्ठा हो जाता है। आप किसी एक को कुछ बोलेंगे तो पूरा का पूरा जत्था उठ के आ जाएगा उसके सपोर्ट में। और ये नजारा हम बंगाल में देख सकते हैं, जीता जागता सबूत है कि आज कई जूट मिलें बंद पड़ी हैं। आज मतलब कह सकते हैं कचरे का अंबार लगा हुआ है उस जूट मिल में, और कभी जूट मिल लाइफ लाइन हुआ करती थी बंगाल की, आज सारी जूट मिलें बंद है। एका दुक्का जो है वो खुली है, वो भी सिर्फ अब आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी सांस ले रही है, वही हाल है। तो हम नहीं चाहते हैं। एक और है कि हेमंत सोरेन विदेश जा रहे हैं निवेश लाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं कि हमारे राज्य में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, हमारे पास खनिज है, संसाधन है जो पूरे विश्व को चाहिए। अकेले कोयला देने वाला सबसे ज्यादा प्रतिशत में भारत को झारखंड है, तो जब देश को दे सकता है तो विदेशों में क्यों नहीं दे सकता है? और दूसरी ओर यहाँ पर जयराम है जो ये कह रहे हैं कि ये कंपनी अगर 75% यहाँ पर लोगों को नहीं, स्थानीय लोगों को मौका दे रही है, तो चलिए मिलकर खदेड़ देते हैं। खदेड़ देना विकल्प नहीं होता है, जरूरी होगा कि आमने सामने बैठे बात करें। हालांकि जयराम ने ये भी कहा है कि पहले समझाइए, समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो खदेड़ देते हैं। तो यहाँ पर यही देखने लायक है कि पहले अपने राज्य के मजदूरों को आप उस लेवल पर ले जाइए कि सामने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियां बाध्य हो जाए आपके राज्य के लोगों को, लेबर को लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेबर जो एक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, सिर्फ जो माल ढुलाई निकालना, कोयला निकालना यही करता, सिर्फ वही काम नहीं है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं, ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक के क्राइटेरियाज होते हैं। उस हिसाब से आपको ट्रेंड करना पड़ेगा अपने लोगों को, तब जाकर आप बोल सकते हैं हक से कि भाई हमारे मजदूरों को, हमारे लोगों को, स्थानीय लोगों को सब कुछ आता है, आप मौका देकर तो देखिए। ये कंपनियां अपना मुंह बंद कर लेंगी अगर हमारे मजदूर वर्ग के लोगों को, हमारे स्थानीय लोगों को वो सारे काम आते हैं जो आज बाहर के लोगों को ये लेके करवा रहे हैं। तो किसी की मजाल होगी कि वो बाहर से लेकर आए? बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। लेकिन पहले हमें अपना गिरेबान झांकना होगा, तब जाकर हम किसी और कंपनी या इंडस्ट्री को बोल सकते हैं कि भैया काम दो वरना खदेड़ देंगे। खदेड़ देने विकल्प नहीं है। लेकिन जयराम की जो लिखने की शैली है वो देखकर लग रहा है कि जयराम अब इस मुद्दे को अच्छी तरीके से भुनाने वाले हैं, क्योंकि पहले भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति का वो राग आलापते रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।